टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ लिखा गया था 1926 में और पब्लिश हुआ था 1927 में। इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ हुई है, मतलब कि ये बताने के बजाय कि कैरेक्टर्स कौन सा एक्शन प्ले कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये बताया गया है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड देयर हेड्स। इस नावल में 3 एक्ट हैं। सबसे पहला है द विंडो, दूसरा है टाइम पासिस और तीसरा है लाइट हाउस। समरी पे आते हैं। फर्स्ट एक्ट में स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे रामसे फैमिली और उनके कुछ रिलेटिव्स जाते हैं हॉलीडेज मनाने के लिए एक समर हाउस में। मिस्टर रामसे और मिसेस रामसे के 8 बच्चे हैं। सबसे छोटा बेटा होता है जेम्स। उस समर हाउस के करीब एक लाइट हाउस है। सबसे छोटा बेटा जेम्स कहता है कि उसे घूमने के लिए जाना है लाइट हाउस में, लेकिन उसके फादर कोल्डली उसकी होप को क्रश कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर वेदर क्लियर हुआ तब ही वो जाएंगे। मिस्टर रामसे अपने बच्चों के साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। इस पर जेम्स को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद कुछ और लोग भी उनके साथ समर हाउस में रह रहे होते हैं, जैसे कि चार्ल्स टेंसले बहुत इनसिक्योर और पुअर होता है। वो मीन और नेगेटिव होता है और सेक्सिस्ट होता है। वो ऐसा क्यों होता है मैं ये बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट होता है मिस्टर रामसे का और वो मिस्टर रामसे की तारीफ़ करता रहता है कि हाउ गुड ही इज़ एज अ फिलोसफर। वहाँ पर कुछ और लोग भी रहते हैं जिनकी मिसेस रामसे शादी करवाना चाहती हैं। मिसेस रामसे शादी करवाना चाहती हैं 2 कपल्स की, जिनमें सबसे पहले है लिली, जो कि पेंटर होती है, मिसेस रामसे से बहुत प्यार करती है और वो उन्हीं की पेंटिंग बना रही होती है। और दूसरा है विलियम। मिसेस रामसे इन दोनों की आपस में शादी कराना चाहती है, लेकिन लिली मना कर देती है। उसके बाद 2 लोग और होते हैं, पॉल और मिंटा। मिसेस रामसे उनकी भी शादी कराना चाहती है। उसके बाद हम चार्ल्स टेंसले पे आते हैं। वो मीन और नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि वो पुअर और इनसिक्योर होता है। बाकी गेस्ट जो रामसे फैमिली के साथ रह रहे होते हैं वो उन सब से पुअर होता है। वो एक लो इनकम बैकग्राउंड से आया है और उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, इवन अपनी एजुकेशन के लिए भी। वो आउट ऑफ प्लेस फील करता है और इसी सेल्फ डाउट और फेयर को छुपाने के लिए वो कभी कभी सुपीरियर एक्ट करता है और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि वो लिली से कहता है कि राइटिंग करना और पेंटिंग करना औरतों का काम नहीं है। अब हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि वेदर क्लियर नहीं होता तो इसलिए मिस्टर रामसे जेम्स को लेकर लाइट हाउस नहीं जाते। जेम्स इंसिस्ट कर रहा होता है और उसकी मदर उसे कंसोल कर रही होती है, जबकि लिली सामने लॉन में बैठकर पेंटिंग बना रही होती है। अगर हम लिली की पेंटिंग की डिटेल से बात करें तो लिली पेंटिंग बना रही होती है मिसेस रामसे की और जेम्स की, कि वो दोनों एक साथ बैठे हैं। वो उनके फेस पेंट नहीं करती बल्कि पर्पल ट्रायंगल शेप्स बना देती है। वो शो कर रही होती है पजल ऑफ शेप्स को। लिली परेशान होती है कि वो कलर्स और स्पेसेस को कैनवस पर कैसे बैलेंस करे कि वो बिल्कुल परफेक्ट लगे। पेंटिंग उसने स्टार्ट तो फर्स्ट एक्ट में की है, लेकिन वो जाके इसको कंप्लीट थर्ड एक्ट में करती है। थर्ड एक्ट में मिसेस रामसे की तो डेथ हो चुकी होती है, तो इस पेंटिंग को कंप्लीट करके उनकी मेमोरीज को रिवाइव करती है। थर्ड एक्ट में हम देखेंगे कि जब लिली पेंटिंग को कंप्लीट करती है तो एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर देती है मिडल ऑफ पेंटिंग में, जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही होती है लाइट हाउस को। यहाँ पर हमने लिली की पेंटिंग की डिटेल में बात कर ली। इसके बाद हम वापस स्टोरी पे आते हैं जहाँ पे जेम्स इंसिस्ट कर रहा है कि उसको लाइट हाउस जाना है, जबकि मिस्टर रामसे उस पर गुस्सा होते हैं और वो टेरिफाइड भी होते हैं। वो टेरिफाइड इसलिए होते हैं कि उन्हें लगता है कि उनका माइंड, उनका ब्रेन इतना अच्छा नहीं है कि वो एक ग्रेट फिलोसफर बन सकें। मिस्टर रामसे की असल इनसिक्योरिटी क्या होती है ये मैं आगे जाके फिर बताऊंगी। पॉल और मिंटा का यहाँ पे एक छोटा सा रोल है कि वो बाहर वॉक पे जाते हैं और मिस्टर और मिसेस रामसे के बच्चों को भी लेकर जाते हैं। अगर हम मिस्टर रामसे और मिसेस रामसे की बात करें तो उनके दरमियान भी डिफरेंसेस रहते हैं। डिफरेंसेस इसलिए होते हैं कि दोनों की पर्सनैलिटीज़ अलग हैं। मिस्टर रामसे इज़ ऑल अबाउट लॉजिक, फैक्ट्स एंड वर्ड्स, जबकि मिसेस रामसे इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन मतलब कि गट फीलिंग। वो हर चीज़ के बारे में डीपली सोचती रहती हैं। इमोशन एंड एक्शन। मिस्टर रामसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मिसेस रामसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, मतलब कि आई लव यू बोले मिस्टर रामसे को, बट शी कांट। मिसेस रामसे डज लव मिस्टर रामसे, बट वो अपना लव शो करती है मिस्टर रामसे को कंफर्ट करके और इमोशनल सपोर्ट करके। मैंने बात की थी कि मिस्टर रामसे गुस्सा होते हैं और टेरिफाइड होते हैं। वो टेरिफाइड क्यों होते हैं हम डिटेल में बात करते हैं।
वो एक ग्रेट फ़िलोसोफ़र बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि उनका माइंड इतना शार्प नहीं है कि वो एक ग्रेट फ़िलोसोफ़र बन सकें। यहाँ पर अल्फ़ाबेट एज अ मेटाफर यूज़ हुए हैं। वो शो कर रहे हैं कि जब मिस्टर रामसे कोई फ़िलोसॉफ़िकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते थे तो क्या होता था। मिस्टर रामसे ह्यूमन नॉलेज को देखते थे अल्फ़ाबेट की तरह, अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू ज़ेड, लेकिन वो स्टक हो जाते थे क्यू पर। वो जितनी भी ट्राई करते वो क्यू से आर की तरफ नहीं जा सकते थे, मतलब कि वो कोई फ़िलोसॉफ़िकल प्रॉब्लम था जो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ये सब उनकी इनसिक्योरिटी को बढ़ा देता है। वो सोचते हैं कि क्या पता मैं एक ऑर्डिनरी थिंकर हूँ और लोग मेरे मरने के बाद मेरे वर्क को भूल जाएंगे। मिस्टर राम से इरिटेटेड होते हैं कि वो आर्ट तक नहीं पहुँच पा रहे, मतलब कि वो कोई फ़िलोसॉफ़िकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो हम देखते हैं कि अब वो ब्लेम किसको करते हैं। वो सबसे पहले ब्लेम करते हैं अपनी फैमिली को। उनको लगता है कि अपने बिजी हाउस होल्ड की वजह से वो जीनियस नहीं बन पा रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो मैरिड नहीं बैचलर होते तो वो जी तक पहुंच जाते, यानी कि वो कोई भी फ़िलोसॉफ़िकल प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर लेते। दूसरे नंबर पे वो ब्लेम करते हैं अपनी ओल्ड एज को। वो कहते हैं कि यूथ स्लिप होती जा रही है। वो ओशन को देखकर रियलाइज़ करते हैं ह्यूमन लाइफ बहुत छोटी है, टाइम तेज़ी से गुजरता जा रहा है और उनके ब्रेन को भी बहुत काम करना है। तीसरे नंबर पे वो खुद भी इनसिक्योर होते हैं। कॉन्स्टेंटली मिसेस राम से उनको कंफर्ट करती रहती हैं, उनकी तारीफ़ करती रहती हैं और उन्हें बताती रहती हैं कि वो जीनियस हैं। इन शॉर्ट मिस्टर राम से एंग्री और टेरिफाइड इसलिए हैं क्योंकि उनका माइंड आर तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि वो क्यू पर स्टक है। बेसिकली वो कोई फ़िलोसॉफ़िकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, खुद को एक फेलियर फील कर रहे हैं और सारा गुस्सा अपनी फैमिली पे उतार रहे हैं। सेकेंड पार्ट टाइम पासेज। इसमें 10 ईयर का पीरियड बहुत जल्दी से गुजरता है। वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम चल रहा है। मिसेस रामसे की डेथ हो जाती है, सडन डेथ होती है। उनका बड़ा बेटा एंड्रयू वर्ल्ड वॉर में लड़ते हुए मर जाता है, जबकि उनकी बेटी प्रू बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है। तो ये सारी फैमिली और गेस्ट जो थे अब 10 साल हो गए हैं समर हाउस में नहीं गए। उस समर हाउस की हाउस कीपर मिसेस मैकनैब ने भी वहाँ की सफाई करनी छोड़ दी है। 10 साल बाद पार्ट 3 में मिसेस मैकनैब को पता चलता है कि वो लोग वापस आ रहे हैं, तो वो समर हाउस की सफाई करवाती हैं। पार्ट 1 से पार्ट 3 में आते आते मिस्टर रामसे की नेचर चेंज हो चुकी होती है। पार्ट 1 में वो लाउड और ड्रामेटिक थे। वो सैड और इनसिक्योर फील करते थे और उनकी वाइफ को उन्हें बार बार कंसोल करना पड़ता था और बताना पड़ता था कि वो जीनियस हैं। क्योंकि पार्ट 2 में मिसेस रामसे की डेथ हो चुकी थी, तो अब पार्ट 3 में जब भी सैड और लोनली फील करते थे मिस्टर रामसे, वो अब क्वाइटर हो चुके थे। वो अपने ग्रीफ को क्वाइटली बेयर करते थे और टेंट्रम्स थ्रो नहीं करते थे अपने बच्चों पे पार्ट 1 की तरह। दूसरा मेन चेंज ये था कि वो सेल्फिश से केयरिंग हो चुके थे। पार्ट 1 में वो सिर्फ केयर करते थे अपनी बुक्स के बारे में, अपने माइंड के बारे में या फिर अपने फेम के बारे में। पार्ट 3 में वो नोटिस करते हैं अपने बच्चों का साइलेंट एंगर और डिमांड करने के बजाय अटेंशन वो कोशिश करते हैं कि वो उनकी केयर कर सकें। पार्ट 1 में वो जिस अल्फ़ाबेटिक बेसिकली फ़िलोसॉफ़िकल प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, पार्ट 3 में वो उस एंजाइटी को ख़त्म कर देते हैं। पार्ट 1 में जो जेम्स की ज़िद थी और उनकी बीवी की ख्वाहिश थी, वो उसको पूरा करने के लिए पार्ट 3 में अपने बच्चों को लाइट हाउस घुमाने लेकर जाते हैं। जब वो लाइट हाउस में पहुंच जाते हैं तो वो खुद को पहले से काम और पीसफुल फील कर रहे होते हैं। उनके बच्चे जेम्स और कैम भी अब बड़े हो चुके हैं। जब मिस्टर राम से उनको लाइट हाउस लेकर जाने की बात करते हैं तो वो भी सरप्राइज्ड होते हैं। जब वो बोट पर लाइट हाउस जा रहे होते हैं तो जेम्स वो स्टीयरिंग द बोट, मतलब कि बोट के पीछे एक हैंडल होता है, उसको होल्ड करना ताकि बोट राइट डायरेक्शन में मूव करे। इस पर मिस्टर राम से जेम्स की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि वो एक अच्छा ड्राइवर है। जेम्स पहली बार अपने फादर मिस्टर रामसे से कनेक्टेड फील करता है और वो हैप्पी हो जाता है। उसके बाद ये कुछ हेडिंग्स हैं जो हम एनालिसिस में इंक्लूड कर सकते हैं। द फाइट अगेंस्ट टाइम एंड डेथ, 2 ways टू फाइट टाइम, व्हाट द लाइट हाउस एक्चुअली मीन्स। उसके बाद है सब्जेक्टिविटी, मतलब कि एवरीवन सीज द वर्ल्ड डिफरेंटली। अगर हम ओवरऑल बात करें तो लाइट हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन कनेक्शन और लव को। पार्ट 3 में एंड में ये लोनली कैरेक्टर्स को साथ ले आता है, मतलब कि मिस्टर राम से अपनी एंजाइटी को भूल जाते हैं और अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। बेसिकली लाइट हाउस रिप्रेजेंट करता है लोगों की विशेस को जिनके वो ख्वाब देखते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि इवन जब लोग मर जाते हैं या टाइम पास हो जाता है तो वो लाइट छोड़ जाते हैं
और मेमोरीज छोड़ जाते हैं हम लोगों को गाइड करने के लिए। पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है दूसरे एक्ट में जब फैमिली पूरे 10 साल तक वापस समर हाउस में नहीं आती तो वर्जीनिया वुल्फ ने डिस्क्राइब किया है समर हाउस को ऐसे जैसे वो कोई लिविंग हो और इधर उधर मूव कर रहा हो। उसकी विंड से, डार्कनेस से उस घर में कोई ह्यूमन गेस्ट नहीं होते बल्कि हवा गेस्ट की तरह कमरे के पर्दों को हिला रही होती है और एक्सप्लोर कर रही होती है एम्प्टी हॉलवेज को। उसके बाद कुछ सैम्पल्स हैं द लाइट हाउस, लिली की पेंटिंग, मिसेस रामसे की ग्रीन शॉल और द सी। वॉर स्कल भी एक सैम्पल है जो कि नर्सरी में लगा हुआ होता है जो कि बिल्कुल रियल स्कल की तरह लगता है। मिसेस रामसे की बेटी कैम उससे बहुत डरती है और सो नहीं पाती इसलिए मिसेस रामसे अपनी ग्रीन शॉल उसके ऊपर डाल देती हैं उस स्कल के ऊपर ताकि कैम डरे नहीं।